वेलकम टू नॉलेज अरीना। आज का टॉपिक हम लोगों का है पॉपुलेशन, सैम्पल, सैम्पलिंग फ्रेम एंड सैम्पलिंग यूनिट। इन सारे टर्म्स में क्या डिफरेंस होता है। अक्सर बच्चे जो हैं वो इन टर्म्स में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि नेट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस इनके ऊपर काफ़ी बार रिपीट होते रहते हैं। तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपकी आज सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। व्हाट इज़ पॉपुलेशन इन रिसर्च। रिसर्च के अंदर पॉपुलेशन क्या होती है। रिसर्च पॉपुलेशन इज जनरली अ लार्ज कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑब्जेक्ट्स दैट इज़ द मेन फोकस ऑफ अ सैम्पलिंग क्वेरी। तो आप ये कह सकते हैं कि एक रिसर्चर का जो मेन फोकस जिस कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स या ऑब्जेक्ट्स के ऊपर होता है उसको हम लोग अपनी पॉपुलेशन में काउंट करते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक मार्केटिंग रिसर्च प्रोजेक्ट है, उसके अंदर कंपनी ने एक न्यू ब्रांड ऑफ परफ्यूम लॉन्च करा है कोलोन नाम से। तो कंपनी उसका कंज्यूमर का रिस्पॉन्स जानना चाहती है अपने परफ्यूम को लेके। तो उसकी टारगेट पॉपुलेशन क्या हो सकती है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मैं आपको देता हूँ, क्योंकि टारगेट पॉपुलेशन को चूज़ करने से पहले आपको कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, हु शुड बी इंक्लूडेड इन द टारगेट पॉपुलेशन। क्या सारे ही मैन आपके टारगेट पॉपुलेशन के अंदर आते हैं, या फिर सिर्फ वो मैन जिन्होंने इस परफ्यूम को लास्ट मंथ यूज़ करा है वो आपकी टारगेट पॉपुलेशन में आएंगे, या फिर वो मैन जो 17 ईयर्स के या उससे ज़्यादा के हैं। शुड बी इंक्लूडेड बिकॉज सम वीमेन बाय कोलोन्स फॉर देयर हस्बैंड्स। क्या फीमेल्स भी इस पॉपुलेशन में आप काउंट करेंगे, क्योंकि कुछ फीमेल्स अपने हस्बैंड के लिए इस तरह के परफ्यूम्स को परचेज करती हैं। तो आपने यहाँ पर देखा होगा कि टारगेट पॉपुलेशन को चूज़ करने से पहले रिसर्चर को बहुत सी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। तो पॉपुलेशन रिसर्च के अंदर एक ऐसी चीज़ जिसके ऊपर रिसर्चर का सारा फोकस होता है कि वो अपने रिजल्ट में जो भी आउटकम निकालेगा वो इस पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स या ऑब्जेक्ट्स के ऊपर उसको जनरलाइज कर सकता है। सैम्पल क्या होता है पॉपुलेशन में। पॉपुलेशन के बाद सैम्पल आता है। सैम्पल इज अ सेट ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड और सेलेक्टेड फ्रॉम अ स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन बाय अ डिफाइंड प्रोसीजर। देखिए, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी होल पॉपुलेशन ड्यू टू टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स एंड मनी कॉन्स्ट्रेंट्स। ये आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आप पूरी पॉपुलेशन पर जाके स्टडी करें। तो सैम्पल जो होते हैं हमारे, वो एक रैंडमली या नॉन रैंडमली सिलेक्टेड कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके ऊपर आप स्टडी करते हो और उनके रिजल्ट के ऊपर बेस आप अपनी पॉपुलेशन का आइडिया लगाते हो। जैसे आप यहाँ फिगर में देख रहे होगे कि ये वो लोग हैं, फॉर एग्जांपल, जो परफ्यूम्स को ख़रीदते हैं। तो आपने अपने पॉपुलेशन, अपने परफ्यूम वाले एग्जाम्पल के अंदर जो कोलोन नाम का जो एक परफ्यूम था उसका आपने एग्जाम्पल लिया था। तो मान लीजिए सारे लोग हैं जिन्होंने इस परफ्यूम को यूज़ करा है, लेकिन एक कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सारी पॉपुलेशन पर जाए और इंडिविजुअली हर पार्टिसिपेंट का रिस्पांस पूछे कि आपको क्या फ़ील हुआ ये यूज़ करके, क्या आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। तो उसके लिए कंपनियाँ करती है रैंडमली या नॉन रैंडमली, ये मेथड्स होते हैं जो हम लोग को नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। हाँ, तो ये उन सैम्पल को सेलेक्ट करती है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, कंपनी जो होती है वो इस सैम्पल को स्टडी करेगी। जो आप यहाँ पे जो मैं रेड मार्कर से मैंने हाईलाइट कर दिया है, सैम्पल जो है सैम्पल पर स्टडी करेगी और इस सैम्पल पे जो भी आउटकम निकलेगा वो इस पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई करेगी। और याद रखिएगा, जब भी हम लोग सैम्पल के ऊपर स्टडी करके पॉपुलेशन के बारे में बताते हैं तो उसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है स्टैटिस्टिकल टर्म्स में, उसको बोलते हैं इन्फ्रेंस। और ये जो प्रोसीजर था इसको बोलते हैं सैम्पलिंग। तो आई होप आप लोग को पॉपुलेशन और सैम्पल में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। रीजंस फॉर सैम्पलिंग। हम लोग सैम्पलिंग करते क्यों हैं। पहला बेनिफिट जो सैम्पलिंग का होता है, ये आपके पैसे को बचाता है। सैम्पल कैन सेव मनी। नेक्स्ट, ये आपके टाइम को बचाता है सैम्पलिंग। फॉर गिवन रिसोर्सेज द सैम्पल कैन ब्रॉडन द स्कोप ऑफ द स्टडी। आप सैम्पल के थ्रू अपने स्कोप ऑफ द स्टडी को ब्रॉड कर सकते हो। इट मीन्स आप ब्रॉडर पॉपुलेशन को टारगेट कर सकते हो सैम्पल के थ्रू। बिकॉज द रिसर्च प्रोसेस इज समटाइम्स डिस्ट्रक्टिव द सैम्पल कैन सेव प्रोडक्ट। कभी कभी होता है रिसर्च प्रोसेस में हम लोग काफ़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करने के बाद आपकी रिसर्च फेल हो जाती है या फिर आपका प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हो पाता है,
तो आप लोग का काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है, कंपनी का भी बहुत लॉस हो जाएगा, रिसर्चर के लॉस होगा। तो इट इज़ बेटर टू स्टडी सैम्पल। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंपनी है, उसने एक नया प्रोडक्ट को बनाया आएगा, तो कंपनी जो है ना पूरे इंडिया में लॉन्च करने से पहले प्रोडक्ट को कुछ सैम्पल पॉपुलेशन के ऊपर, वो सैम्पल पार्टिसिपेंट्स होंगे, उनको वो प्रोडक्ट को देगी और उनका रिस्पॉन्स जानेगी क्या ये सैम्पल मेरे प्रोडक्ट सेटिस्फाइड है या नहीं है। अगर सैम्पल से रिजल्ट अच्छे आएंगे तो वो अपनी पूरी पॉपुलेशन के ऊपर वो प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकती है। फिफ्थ, इफ एक्सेसिंग द पॉपुलेशन इज इम्पॉसिबल, द सैम्पल इज द ओनली ऑप्शन। कभी कभी होता है कि आप पॉपुलेशन को एक्सेस नहीं कर सकते, तो बस आपके पास एक ऑप्शन बचता है, वो होता है कि सैम्पल के थ्रू स्टडी करें और पॉपुलेशन के बारे में बताएं। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा आ रहा है वो है सैम्पलिंग फ्रेम। अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सैम्पल और सैम्पलिंग फ्रेम में कंफ्यूज हो जाते हैं। सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है? अ सैम्पलिंग फ्रेम इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन। आपने जो पॉपुलेशन को टारगेट करा है उसके अंदर जितने भी तरह के एलिमेंट्स आते हैं उनकी जब एक लिस्ट बनाएंगे तो उसको बोलते हैं सैम्पलिंग फ्रेम। दूसरे वर्डों में कहा जाए, सैम्पलिंग फ्रेम इज अ लिस्ट ऑफ ऑल द आइटम्स इन योर पॉपुलेशन। इट इज अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ एवरीवन और एवरीथिंग यू वांट टू स्टडी। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, सपोज यू वांट टू रिसर्च ऑन बर्ड्स। आप बर्ड्स के ऊपर रिसर्च करना चाहते हो, लेकिन अभी भी आपकी यहाँ पॉपुलेशन डिसाइड नहीं है, तो रिसर्चर ने अपनी पॉपुलेशन को डिसाइड करा है। रिसर्चर की पॉपुलेशन ये है बर्ड्स दैट आर पिंक। तो रिसर्चर जो है ना सिर्फ उन बर्ड्स के ऊपर रिसर्च करना चाहता है जो कि पिंक है। ये आपकी पॉपुलेशन ऑफ द स्टडी हो गई। तो इस पॉपुलेशन का आपका सैम्पलिंग फ्रेम क्या हो सकता है? तो जितनी भी चिड़ियाएँ, जितने भी बर्ड्स जो पिंक कलर की होती है, वो आपकी सैम्पलिंग फ्रेम का पार्ट बनेंगे। जब आप एक लिस्ट बना लोगे सारी चिड़ियों की जो कि पिंक होती हैं, वो उसको आप बोलोगे सैम्पलिंग फ्रेम। फॉर एग्जांपल ब्राउन कैप्ड रोजी फिंच, ये एक चिड़िया का नाम है जो कि पिंक होती है। अमेरिकन फ्लैमिंगो, ये एक चिड़िया का नाम है जो पिंक होती है। एंड ब्लैक रोजी फिंच, ये भी एक चिड़िया का नाम है जो कि पिंक होती है। तो ये जो एक लिस्ट बनी है इसको बोलेंगे आप सैम्पलिंग फ्रेम, क्योंकि ये सारे वो एलिमेंट हैं जो आपकी पॉपुलेशन में आते हैं। आई होप आप लोग को सैम्पलिंग फ्रेम की मीनिंग क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट, सैम्पलिंग यूनिट क्या होती है? इट इज द मिनिमम यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट पोसेस द प्रॉपर्टीज बीइंग स्टडीड। एक ऐसी मिनिमम यूनिट जिसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपने सैम्पलिंग फ्रेम में डिसाइड करी हैं और जिसको रिसर्चर स्टडी करता है, उसको बोलते हैं सैम्पलिंग यूनिट। दूसरे वर्डों में कहा जाए, अ सैम्पलिंग यूनिट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ डेटा सेट, एन इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन, अ क्लस्टर ऑफ मेंबर्स और सम अदर प्री डिफाइंड यूनिट। क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप, एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर सब सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स को शेयर करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। जो अभी आपने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था कि जब वहाँ पर रिसर्चर बर्ड्स के ऊपर स्टडी कर रहा था जो कि पिंक हैं, तो अगर रिसर्चर एक ब्राउन कैप्ड रोजी फिंच को सिलेक्ट करता है अपनी स्टडी के लिए, तो ये इसका एक सैम्पलिंग यूनिट है। तो आपका सैम्पलिंग यूनिट जो होता है वो सैम्पलिंग फ्रेम का ही पार्ट होता है। तो इट इज़ द मिनिमम यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट पोसेस द प्रॉपर्टीज ऑफ बीइंग स्टडीड। क्योंकि यहाँ पर रिसर्चर ने क्या प्रॉपर्टी रखी थी स्टडी करने के लिए चिड़ियाओं के ऊपर, कि वो चिड़ियाँ जो कि पिंक होती हैं और ब्राउन कैप रोजी फिंच जो होती है एक पिंक चिड़िया होती है, तो ये आपकी रिसर्च का पार्ट बन जाएगी। तो उसके ऊपर अगर रिसर्चर स्टडी करेगा तो ये सैम्पलिंग यूनिट कहलाई जाएगी। सैम्पलिंग प्रोसेस, नेट के एग्जाम के अंदर अक्सर सैम्पलिंग डिज़ाइन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सैम्पलिंग डिज़ाइन क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है और सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है। इनके ऊपर क्वेश्चंस आपके अक्सर पूछे जाते रहे हैं और आगे भी चांसेस हैं कि पूछे जाएंगे। तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि सैम्पलिंग डिज़ाइन प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे एंड होता है। सबसे पहले हमें टारगेट पॉपुलेशन को डिसाइड कर लेना होगा। जैसे कि अभी मैंने आपने बर्ड एग्जाम्पल में आपने देखा था कि टारगेट पॉपुलेशन मेरी क्या थी, बर्ड्स दैट आर पिंक, वो बर्ड्स जो कि पिंक होती हैं। नेक्स्ट स्टेप आपका होगा कि आपको अपना सैम्पलिंग फ्रेम डिसाइड करना होगा। जैसे कि आपने बर्ड एग्जाम्पल में देखा था, वहाँ पर 3 तरह की चिड़ियों के नाम एक आपने लिस्ट बनाई थी जो कि पिंक होती थी, वो आपका सैम्पलिंग फ्रेम था। थर्ड स्टेप आता है सैम्पलिंग टेक्निक, कि आपने जो सैम्पलिंग यूनिट्स को आप सेलेक्ट करोगे वो कौन सी टेक्निक से सेलेक्ट करोगे। सैम्पलिंग टेक्निक्स 2 तरह की होती हैं, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स। तो ये मेरा नेक्स्ट लेक्चर का पार्ट रहेगा कि मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे पूछ रहे हैं कि आपका जो 4th स्टेप रहेगा वो होता है सैम्पल साइज को डिसाइड करना।
क्योंकि पॉपुलेशन के बेसिस के ऊपर आप सैंपल साइज को डिसाइड करेंगे। जितने अच्छे सैंपल साइज होगा, जितना बड़ा सैंपल साइज होगा, उतनी ही एक्यूरेट आपके रिजल्ट्स के आउटकम होते हैं। तो इट इज़ बेटर टू एनहांस योर सैंपल साइज इफ़ यू वांट करेक्ट रिजल्ट्स। लास्ट स्टेप होता है आपको अपने सैम्पलिंग प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना होता है। नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो आपके स्टेप्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इस तरह के सीक्वेंस वाले क्वेश्चन के ऊपर नेट अक्सर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप लोग इन स्टेप्स को याद कर लिए। पहला स्टेप है डिफाइन द टारगेट पॉपुलेशन, सेकेंड स्टेप है डिटरमाइन द सैम्पलिंग फ्रेम, थर्ड स्टेप है आपको एक सैम्पलिंग टेक्निक डिसाइड करनी है, फोर्थ है आपको एक सैम्पल साइज डिसाइड करना है, और फिफ्थ स्टेप इज एग्जीक्यूटिंग द सैम्पलिंग प्रोसेस। तो आइए आज हम लोग जो टर्म्स पढ़े हैं इनके ऊपर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ सैम्पलिंग फ्रेम इज, आपको बताना है सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है। ऑप्शन ए, a summary of the various stages involved in a designing a survey. Option B, an outline view of all the main clusters of units in a sample. Option C, a list of all the units in the population from which a sample will be selected. Option D, a wooden frame used to display tables of random numbers. I hope कि आप लोगों को आंसर पता लग गया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अ लिस्ट ऑफ ऑल द यूनिट्स इन द पॉपुलेशन फ्रॉम विच अ सैंपल विल बी सिलेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइंडिंग्स फ्रॉम अ स्टडी ऑफ यंग सिंगल मदर्स एट अ यूनिवर्सिटी कैन बी जनरलाइज्ड टू द पॉपुलेशन ऑफ। ऑप्शन ए, ऑल यंग सिंगल मदर्स एट दैट यूनिवर्सिटी। ऑप्शन बी, ऑल यंग सिंगल मदर्स इन दैट सोसाइटी। ऑप्शन सी, all single mothers in all universities, and option D, all young women in that university. तो हमने आपको बताया था कि पॉपुलेशन क्या होता है। एक रिसर्चर जिसका सारा फोकस अपनी रिजल्ट की फाइंडिंग्स को अप्लाई करने का होता है, उस पॉपुलेशन को बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो स्टडी हो रही है वो यंग सिंगल मदर्स पे हो रही है और एक यूनिवर्सिटी में हो रही है। तो जो इसकी फाइंडिंग है आप किस पॉपुलेशन में अप्लाई करेंगे, तो इसको जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ऑल यंग सिंगल मदर्स एट दैट यूनिवर्सिटी। क्योंकि जो स्टडी है इसकी फाइंडिंग्स सिर्फ उस यूनिवर्सिटी पर अप्लाई करी जा रही है जो इसमें मेंशन करी गई है। तो इसलिए इसका करेक्ट पॉपुलेशन जो होगी वो होगी ऑल यंग सिंगल मदर्स एट दैट यूनिवर्सिटी। ये आपकी पॉपुलेशन होगी। अब थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। द टर्म यूज टू डिफाइन द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन सैंपल सिलेक्शन इज। सैंपल सिलेक्शन के टाइम सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट के लिए जो टर्म यूज करा जाता है वो क्या होता है। ऑप्शन ए, सैम्पलिंग यूनिट, सैम्पलिंग फ्रेम, पॉपुलेशन यूनिट, रिस्पोंडेंट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सैम्पलिंग यूनिट। क्योंकि अभी आपने स्लाइड्स में पढ़ा था पीछे इसी लेक्चर के अंदर कि सैम्पलिंग यूनिट क्या होती है। एक वो एलिमेंट जिसके अंदर सारी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं और सैम्पलिंग फ्रेम का एक पार्ट होती है और वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को शेयर करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है उसको बोलेंगे सैम्पलिंग यूनिट। थैंक यू। आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और आगे आपको लेक्चर्स पे वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर आपको कोई स्पेशल लेक्चर है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें बता सकते हैं। जल्द से जल्द आपको उस लेक्चर के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर एक लेक्चर बना दिया जाएगा। थैंक यू।